भारत माता की जय दोस्तों। मैं लखन पटेल आज़ाद, आज़ाद P3 निर्देशक। और चूँकि आप जानते हैं मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ, आज़ाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कहीं ना कहीं मानव कल्याण के लिए संचालित होता है। मेरी एजुकेशन के संबंध में अगर जाने तो MA, नेट, PhD, LLB, तरह तरह की जो हैं डिग्रियां हैं। चलिए, लेकिन अभी मैं इस समय मेरे संबंध के अलावा आपकी प्रशासनिक तैयारी के संबंध में ज़्यादा बात करूँगा। यहाँ पर अगर ये बात कहूँ कि भाई जो PSC वाले जो विद्यार्थी हैं या अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम्स वाले हैं, चाहे वो SI वाले हों या अदर जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सबसे पहले तो विश्वास बनाकर रखें। क्योंकि ऐसा समय चल रहा है तो हमें उस समय के अनुसार ही कार्य करना होगा और घर बैठे हमें खुद को तैयार करना होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। गर है इंसान में हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो बस अभी इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ ले। जैसे कि MPPSC 3 स्टेप एग्ज़ाम है, पता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बैठकर हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह SI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें फिजिकली तौर पर भी फिट रहना है, मेंटली तौर पर भी फिट रहना है और अपने रिटन की तैयारी भी करते चलना है। आज इतिहास का हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी मज़ेदार भी है, रोचक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये है कि इसकी जानकारी भी आवश्यक है। तो चलिए उस चैप्टर पर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं अकबर के विजय अभियान। अकबर के विजय अभियानों में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अकबर 13.5 वर्ष की उम्र से ही कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसे सिंहासन पर बैठा जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। इस सल्तनत की अगर हम बात करें, इसी दहली ऐसी दिल्ली को स्थापित करने वाला था अनंगपाल तोमर। और ये भारत का जो दिल है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास में धड़कता रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर एक 13 साल का बालक जो था वो सिंहासन पर रूढ़ हो रहा था, सिंहासन पर आसीन हो रहा था और बैरम खां उसका संरक्षक था। लेकिन बैरम खां को कहीं ना कहीं, अगर बैरम खां को यहाँ पर अपने पद से हटाने के पश्चात अकबर की अगर हम जो कहानी कहें तो अकबर ने अपने विजय अभियान संचालित किए। और इन विजय अभियानों में अगर अब मैं आपसे चर्चा करूं तो सर्वप्रथम हम मालवा को देखते हैं। मालवा, यही उपजाऊ क्षेत्र जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अन्य विधाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर ने अभियान संचालित किया और आदम खां और उसका साथी जो था पीर मोहम्मद, इन दोनों को इस अभियान के लिए भेजा। यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर। आपने बाज बहादुर, रानी रूपमती की कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और शायद कई लोग मांडू भी घूमने पहुंचे होंगे। तो ये मालवा क्षेत्र जो था ये बाज बहादुर के अधीनस्थ था। और आदम खां और पीर मोहम्मद ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो बाज बहादुर पराजित हुआ और रानी रूपमती को जौहर करना पड़ा, अर्थात अग्नि स्नान करना पड़ा। तो मैंने अभी ये बताया आपको कि अभी तक ऐसा नहीं था कि मालवा पूरी तरह से इनके प्रभाव में था, भले ही इस पर विजय प्राप्त कर चुके हों, क्योंकि पीर मोहम्मद ने यहाँ पर अत्याचार किए जो इसका सूबेदार था। और अंततः ये हुआ कि यहाँ की जनता ने उसे खदेड़ते हुए नर्मदा नदी में डुबाकर मार डाला। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं अभी मालवा विजय के पश्चात अकबर को एक करारी शिकस्त भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने उसका विरोध किया लेकिन दोबारा उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। क्योंकि मालवा विजय के पश्चात मैं इतिहास के उस पहलू पर चलूंगा जो गौड़वाना क्षेत्र से संबंधित है और जहां की शासिका रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती अगर हम कहें, अत्यंत वीर थीं, अत्यंत साहसी थीं और अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थीं। दलपत शाह के विवाह के पश्चात इनसे जो इनका विवाह हुआ, लेकिन दलपत शाह कुछ समय पश्चात जब नहीं रहे, तब अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के साथ साथ वहां की शासिका के तौर पर भी कार्य किया। लेकिन अब अकबर इस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता था और उसने अपने सेनापति आसफ खां को यहां भेजा। लेकिन उस वीरांगना, उस महिला की भी भूमिका देखिएगा, कहीं ना कहीं संगठित होते हुए उसने स्वयं ही प्रतिकार निश्चित किया और अकबर को कहीं ना कहीं यहाँ विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक महिला पर किया गया आक्रमण कहीं ना कहीं उस पर एक आक्षेपण भी करता है, उस पर एक आरोपण भी करता है। तो चलिए, यहाँ रानी दुर्गावती ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और नर ही नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया, जहां वीर नारायण और रानी दुर्गावती दोनों युद्ध करते हुए शहादत को या वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ से अकबर को ढेर सारा धन और हाथी भी प्राप्त हुए। जो कि अब विजय अभियानों की आगे और हम पृष्ठभूमि ले जाते हैं और हम चलते हैं राजपूताना की ओर।
राजपूताना, राजपूतों का वो देश जहाँ वीरता निवास करती है, यहाँ पर अकबर जब प्रवेश करता है तो ये ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है, जहाँ आमेर का शासक भारमल अपने पुत्र भगवान दास के साथ यहाँ पर पहुंचकर इसकी अधीनता स्वीकार करता है और अपनी पुत्री जोधाबाई, इतिहास में इसमें विवाद है, जोधबाई भी कहा जा सकता है, हरकाबाई भी कहा जा सकता है, उसका विवाह अकबर के साथ सुनिश्चित कर देता है। तो यहाँ पर राजपूताना से वैवाहिक संबंध या आमेर से तो बना लेता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो किसी भी परिस्थिति में न तो अधीनता स्वीकार कर सकते थे, न वैवाहिक संबंध स्वीकार कर सकते थे, जिनमें अगर हम बात करें तो राजपूताना का सिरमौर अर्थात मेवाड़, मेवाड़ का इस समय अगर हम बात करें शासक उदय सिंह था, और उदय सिंह का एक जो सामंत था जिसका नाम था जयमल, जो कि मेड़ता को देख रहा था। जयमल को पराजित तो कर दिया गया, लेकिन जयमल अब मेवाड़ पहुंच चुका था, और मेवाड़ की अगर हम बात करें तो अब मेवाड़ में सारी सैन्य तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन इतिहासकार टाड ने अर्थात कर्नल टाड ने यह कहा है कि अगर राजपूतों के इतिहास में उदय सिंह का नाम ना होता, अगर मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह का नाम ना होता तो शायद राजपूतों पर धब्बा ना होता, क्योंकि उदय सिंह अपने परिवार को लेकर पहाड़ियों में जाकर छिप गए, और यहाँ पर जयमल और फत्ता जैसे दो वीरों ने इस किले को संभाला, इस दुर्ग को संभाला। कहा जाता है यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा जो आम जन थे वो यहाँ शरण लिए हुए थे, जो मेवाड़ के जन थे, जनसामान्य लोग थे, वो शरण लिए हुए थे, और जयमल बड़ी बहादुरी से संघर्ष कर रहा था। अकबर जब भी दीवार को तोड़ता, ये उसको पुनः रिपेयर करा लेता, उसे पुनः कहीं ना कहीं उसका रिकंस्ट्रक्शन करा लेता, पुनः निर्माण करा लेता। अब अकबर जब परेशान हो चुका था, तब ऐसी परिस्थिति में एक दिन शाम को इसने निरीक्षण करते हुए किले की दीवार पर एक व्यक्ति को देखा जो कि जयमल था, और अपनी गोली से उसे कहीं न कहीं इसने आघात दे दिया, उसे घायल कर दिया। इस तरह जब जयमल की मृत्यु हुई तो फत्ता अकेला रह गया, और फत्ता कहते हैं फत्ते को मारना भी उतना सरल नहीं था। अनेक योद्धाओं से लड़ने के बाद, उन्हें पराजित करने के बाद, उन्हें मारने के पश्चात अंततः फत्ता भी वीरगति को प्राप्त हुआ, और अकबर ने 30,000 निर्दोष जनसामान्य राजपूत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये अकबर के इतिहास पर, उसके कहीं न कहीं चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। हालांकि इसे धुलने के लिए अकबर ने प्रयास किया, और अकबर ने आगरे के मुख्य किले पर इन दोनों की मूर्तियां स्थापित कराईं। ये उसका पश्चाताप था या जो भी था, लेकिन कहीं न कहीं राजपूतों की हत्या, निर्दोष राजपूतों की हत्या उसके चरित्र पर एक धब्बा माना जाता है। लेकिन अभी राजपूताना चुप नहीं हुआ था, अभी राजपूताना का वास्तविक इतिहास आना था, अभी वहाँ के रणबांकुर का जो है इतिहास आना था। उन रणबांकुरों में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो प्रस्तुत होता है वो है महाराणा प्रताप, जो वीरता का धनी है, चमके जिसका ढाल जैसा ढालों में ढाल लांदत महाराणा प्रताप। अभी महाराणा प्रताप अपनी तैयारी कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज से जो भी उनके पास बचे हुए संसाधन थे उनसे तैयारी कर रहे थे, लेकिन अकबर चाहता था कि किसी भी प्रयास से, किसी भी स्वरूप से चित्तौड़ को झुकाया जा सके, पूर्णतः झुकाया जा सके, जो कि संभव नहीं हो रहा था। अंततः कहते हैं कि अब उदय सिंह के पुत्र जब महाराणा प्रताप ने युद्ध का मोर्चा और शासन को संभाला, तब एक बार अकबर ने पुनः प्रयास किया और मान सिंह को भेजा, मान सिंह को भेजा जो कि अकबर के सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, कि वो जाकर महाराणा को समझाए और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करे। लेकिन मान सिंह जब जाता है और अधीनता की बात करता है तो महाराणा इसे सिरे से नकार देते हैं और युद्ध की तैयारी की घोषणा कर देते हैं। इतिहास का वो पल सामने है जो 18 जून 1576 का 1576 का हल्दी घाटी का मैदान, अरावली की एक चोटी, हल्दी घाटी का वो मैदान, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि महाराणा जो है, महाराणा अपनी सूक्ष्म सेना के साथ, सूक्ष्म सेना मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर अकबर के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन महाराणा के पास वीर लोगों की कमी नहीं थी। इनके साथ अगर देखा जाए तो हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि भील भी इनका साथ दे रहे थे, और भी अगर देखा जाए तो कुछ अफगानों ने भी इनका साथ दिया। और अगर हम बात करें तो अब इस स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो अब महाराणा प्रताप अपनी पूरी तैयारी से कहते हैं जब ये आगे बढ़े, इनका एक ही लक्ष्य था कि मान सिंह को धराशायी करना है। इनका जो घोड़ा था जिसका नाम है चेतक, वो हाथी के समान प्रतीत हो रहा था, और महाराणा अपना भाला लिए हुए
मुगलों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और इन्होंने कहीं ना कहीं मानसिंह के हाथी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया और ये पहुंच भी गए, लेकिन जब इन्होंने भाला मारा तो वो भाला मानसिंह को न लग उसकी पालकी पर लगा, उस पालकी के साथ मानसिंह नीचे आकर गिर पड़ा। अब चेतक भी बुरी तरह घायल हो चुका था, राणा भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। चेतक राणा को निकालना चाहता था, लेकिन वो कैसे पीठ दिखाकर वो व्यक्ति आता। तब कहते हैं राणा को निकालने के लिए प्रयास किया गया और अंततः बींदा झाला नाम का एक व्यक्ति था जो महाराणा की तरह दिखता था। बींदा झाला जो महाराणा की तरह दिखता था, उसने राणा का मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया और उसे मुगल महाराणा समझ बैठे। और कहते हैं कि चेतक अपनी बची हुई सांसों के साथ महाराणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर की ओर ला रहा था। तब कुछ मुगल सैनिकों ने देख लिया, लेकिन कहते हैं चेतक जब तक दौड़ता रहा जब तक उसके शरीर में प्राण थे। और अंततः जब उसने देखा कि मुगलों से महाराणा प्रताप सुरक्षित हैं, तब उसने दम तोड़ दिया और महाराणा ने चेतक को वहीं दफनाया। अंततः महाराणा अपनी समस्त जीवन या अपनी कहा जा सकता है उनकी जीवन धारा में वो मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ के मुख्य दुर्ग को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। ये कहीं ना कहीं राजपूताना की कहानी थी। इसके आगे विजय अभियानों का अगला इतिहास मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों।